हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल मेडिकल बायोलॉजी में। देखिए, जैसे आपको पता है कि हमारी जो प्रिपरेशन चल रही है वो यूरेट पीजी 2024 के ऊपर चल रही है, ठीक है। और इसकी एमसीक्यू सीरीज मैंने चला रखी है और जिसमें आपको टॉपिक वाइज अपन एमसीक्यू सीरीज लेके आ रहे हैं। सेल बायोलॉजी वाली जो यूनिट है वो अपने सबसे पहले स्टार्ट करी थी, उसमें अपन आगे बढ़ रहे हैं और पाँचवां वीडियो आप सबके सामने होने वाला है, जिसमें हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे इसके बारे में, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जैसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय संगठन, ठीक है। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आप सबके सामने आने वाला है। देखिए, द फॉर्मूला ऑफ रिप्रेजेंट न्यूक्लियोप्लाज्म इंडेक्स, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म इंडेक्स को दर्शाने वाला फॉर्मूला कौन सा है, सूत्र कौन सा, ये हमसे पूछ रहा है। तो न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो काम आती है वो हमें ये बताती है कि इस फॉर्मूले से हम ये पता लगा सकते हैं कि सेल कब डिवाइड होगी या सेल का डिवीजन कब होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसके हम यदि राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बुक के अंदर लगा हुआ है, इसको आप ना माने, सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसमें एनपी का मतलब है न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, वीएन का मतलब है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, और सी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, और वीएन का मतलब है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और यहाँ पे आप ये सारे जो नाम है वो भी देख सकते हैं, केंद्रक का आयतन, कोशिका द्रव्य का आयतन। चलिए अगले क्वेश्चन पे अपन आते हैं। देखिए, केंद्रक के खोजकर्ता कौन है, डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियस किसने खोज करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी, फोंटाना ने करी थी और बाउमेन ने करी थी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज करी थी, केंद्रक की खोज करी थी। आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का केंद्रक क्या कहलाता है, न्यूक्लियस नहीं कहलाता क्योंकि ये तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं का कहलाता है। न्यूक्लियोलस भी नहीं कहलाता, क्या कहलाता है, न्यूक्लियोइड कहलाता है। तो केंद्र का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। बहुकेंद्रकीय पादप कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, यानी कि कुछ ऐसी प्लांट सेल होती है जिसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हमें देखने को मिलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन उनकी होती है। तो उसे अपन क्या कहते हैं, उसे हम साइनेंसियम कहते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरामीशियम में गुरु केंद्रक की आकृति कैसी होती है। पैरामीशियम के अंदर आपको पता है दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक होता है मेगा न्यूक्लियस और एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस, या फिर जो मेगा है इसको मैक्रो न्यूक्लियस भी कहा जाता है। तो इसकी हम शेप की बात कर लें तो ये बीन शेप होता है, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, किडनी शेप इसकी आकृति होती है। आगे बात करते हैं। देखिए, वाह्य केंद्र कला पर निम्न में से कौन सा कोशिकांग उपस्थित होता है, यानी कि कौन सा सेल ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि आउटर सरफेस ऑफ एक्टो कैरियोथिका के ऊपर क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो लाइसोसोम कभी भी नहीं पाए जाते, न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होती है, सेंट्रोसोम भी नहीं पाए जाते, लेकिन राइबोसोम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर, जो एक्टो कैरियोथिका होती है, यानी कि जो कैरियोन है, कैरियोन यानी कि जो न्यूक्लियस है उसकी जो आउटर सरफेस होती है वहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। आगे बात करते हैं। एंडोकैरियोथिका यानी कि जो न्यूक्लियस की अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसके नीचे स्थित फाइब्रस लेमेला का क्या कार्य है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थों का विनिमय करना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या फिर टू प्रोवाइड सपोर्ट टू एंडो कैरियोथिका, या फिर टू वियर राइबोसोम। तो इसका जो सब काम होता है वो सपोर्ट देना होता है, यानी आंतरिक कला को आधार प्रदान करने का ये काम करती है। आगे बात करते हैं। देखिए, केंद्रक रंध्रों का आमाप कितना होता है, आपको पता है ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। इन छोटे छोटे पोर्स का ये हमसे पूछ रहा है कि इनका आकार कितना होता है, आमाप कितना होता है। तो इनका होता है 200 से 1000 एंगस्ट्रॉम होता है। इन पोर्स के थ्रू ही ये क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है, किसी भी सब्सटेंस को एक्सचेंज करने का काम होता है तो इन्हीं पोर्स के द्वारा किया जाता है। आगे बात करते हैं। देखिए, प्रत्येक वलिका में रेशेदार कणों की संख्या कितनी होती है, यानी कि जो एन्यूलस है उसके अंदर हम फाइब्रस पार्टिकल्स की बात करें तो कितना होता है, राइट आंसर की बात करें तो 8 यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। वलेगा की आकृति कैसी होती है, एन्यूलस की शेप किस प्रकार की होती है, तो उसकी होती है ऑक्टागोनल शेप होती है। आगे बात करते हैं। देखिए, केंद्र कला में पाया जाता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या हमें देखने को मिलेगा, डीएनए देखने को नहीं मिलेगा, आरएनए देखने को नहीं मिलेगा, हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं मिलेगा, लेकिन ईटीएस जो सिस्टम है वो हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं। केंद्र कला में पाया जाता है, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन, ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है या केंद्र के अंदर कितने प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। तो आपको पता है हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार की होती है, एक होती है H1, एक होती है H2A, एक होती है H2B, एक होती है H3 और एक होती है H4, यानी कि टोटल 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन है वो हमें देखने को मिलेंगी। तो इसका जो सही आंसर है वो डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। यूक्रोमेटिन एक्टिव होता है ट्रांसक्रिप्शन में, एक्सचेंज में, जीन वहन में, या फिर उपरोक्त सभी में। इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि हेट्रोक्रोमेटिन में तंतुओं की मोटाई कितनी होती है, द थिकनेस फाउंड ऑफ फाइबर्स इन हेट्रोक्रोमेटिन। इसके सही आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो सकता है इसका। आगे बात करते हैं। देखिए, यूक्रोमेटिन के लक्षण क्या है, कैरेक्टर्स ऑफ यूक्रोमेटिन आर, ट्रांसक्रिप्शन है, हल्का अभिरंजन है, अभिरंजन का मतलब होता है स्टेन करना, ठीक है, लाइटली स्टेन है, या फिर सहन प्रकृति है, या फिर ए और बी दोनों है। राइट ऑप्शन की बात कर लें तो ए और बी दोनों इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए, केंद्रिक का विस्तृत अध्ययन किसने प्रस्तुत किया था, डिटेल स्टडी ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस नहीं पूछा इसने, न्यूक्लियोलस पूछा है। देखिए, फोंटाना नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने तो न्यूक्लियोलस की क्या करी थी, खोज की थी, ठीक है। लेकिन डिटेल स्टडी की बात करें तो वो किसने दिया था, वैगनर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था।
आगे इसने पूछ रहा है हमसे जीनोपस के अंडाणु में केंद्रिकाएं होती हैं, यानी कि जो जीनोपस के एक्सेल होती है उसके अंदर कितनी न्यूक्लियस हमें देखने को मिलती हैं। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें तो 1600 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार की आपको गलतियाँ इस बुक के अंदर देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैं उन सारी गलतियों को सुधार के आपको राइट आंसर बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए ऊपर इसने क्वेश्चन पूछा है जीनोपस के अंडाणु के अंदर होते हैं, नीचे पूछ रहा है डिस्कवर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। ऑप्शन भी अलग अलग दिए हुए हैं। इसके साथ आप इसकी आंसर की देखेंगे तो वहाँ पे इसके उत्तर कुछ और ही मिलेंगे आपको देखने के लिए। आगे बात करते हैं, देखिए केंद्रिक में पाए जाने वाले कणों का आमाप कितना होता है, साइज ऑफ ग्रेन्यूल्स फाउंड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कुछ छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, उनका आमाप ये हमसे पूछ रहा है। राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो 150 से 200 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, उनका आमाप होता है। आगे बात करते हैं न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, यानी केंद्रिक जो होता है उसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, नहीं कह सकते। ऊर्जा गृह भी नहीं कह सकते उसको, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। बचा क्या, कुछ नहीं, ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो बी ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, राइबोसोम फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या बनता है, राइबोसोम बनता है, और इनसे क्या बनता है, आरआरएनए का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। तो देखिए केंद्रिक कोशिका विभाजन का उपापचय का नियंत्रण करती है, यानी कि जो न्यूक्लियस होती है वो सेल डिवीजन के उपापचय का नियंत्रण करता है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, करेक्ट स्टेटमेंट है, सॉरी। केंद्रिक यानी न्यूक्लियस जो है वो तर्कु तंतु निर्माण में भूमिका नहीं रखता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होती है वो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में बिल्कुल भूमिका रखता है। तो यही अपना स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आगे भी देख लेते हैं, केंद्रिक राइबोसोम का निर्माण करने का केंद्र होता है, बिल्कुल सही आंसर है, सही स्टेटमेंट है। अगुणित कोशिकाओं में केंद्रिक की संख्या 1 होती है, ये भी बिल्कुल क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे बात करते हैं, देखिए केंद्रक के भीतर जालिका संरचना क्या कहलाती है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर, उसे अपन क्या कहते हैं, क्रोमेटिन जाल कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये किसके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके यहाँ पे, न्यूक्लियस के क्वेश्चन क्या हो गए, न्यूक्लियस के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अगले अपन बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पर, जिसका नाम क्या है, क्रोमोसोम्स। यानी कि अब जो क्वेश्चन आएंगे वो किसके आएंगे, क्रोमोसोम्स के। ठीक है, देखिए मनुष्य में ऑटोसोम्स की संख्या पूछा है हमसे, नंबर्स ऑफ ऑटोसोम इन मैन। तो आपको पता है टोटल 46 प्रकार के क्रोमोसोम्स ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है, यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिसमें से 44 होते हैं ऑटोसोम्स, और 22 सॉरी बचे कितने, जो 2 पेयर होते हैं, 2 पेयर, सॉरी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो 2 होते हैं, 2 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से 46 का ये नंबर बनता है। तो इसने हमसे पूछा ऑटोसोम कितने होते हैं, तो 44 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए कायरोनोसोम्स लार्वा की लार ग्रंथियों में पाए जाने वाले गुणसूत्र कौन से हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, उनके अलावा भी कुछ स्पेशल प्रकार के क्रोमोसोम्स नेचर के अंदर प्रेजेंट है। उनमें आते हैं आपके जैसे लैम्ब्रोस गुणसूत्र आगे, पॉलीटीन गुणसूत्र आगे। ठीक है, तो सेम यही पूछ रहा है कि लार्वा की लार ग्रंथियों के अंदर कौन से क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो पॉलीटीन गुणसूत्र क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं भी आपको यदि लार ग्रंथि के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स पूछे तो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स आपको सही आंसर लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा गुणसूत्र जिसमें केवल एक भुजा होती है, सेंट्रोमियर एक सिरे पर होता है, क्या कहलाता है। यानी कि कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक आर्म्स पाई जाती है और सेंट्रोमियर जो है वो बिल्कुल एंड पर पाया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं। तो इसके यदि हम राइट ऑप्शन की बात कर लें यहाँ पे, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो टीलोसेंट्रिक कहलाएगा। अब एक बार मैं सारे के सारे आपको इसी के अंदर बता देता हूँ। देखिए एक्रोसेंट्रिक का मतलब होता है, क्या होता है, और मेटासेंट्रिक का मतलब क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक का मतलब क्या होता है, टीलोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है। टीलोसेंट्रिक का मतलब इसने हमें बता दिया कि केवल एक भुजा हमें देखने को मिलेगी और सेंट्रोमियर एक सिरे पर पाया जाएगा। ठीक है, एक्रो और सॉरी मेटासेंट्रिक का मतलब होता है बिल्कुल बीच में सेंट्रोमियर हमें देखने को मिलेगा और दोनों भुजाएं कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेंगी। सब मेटासेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि दोनों भुजाएं होंगी लेकिन थोड़ा सा बीच से हट के होगा, सब मेटा का मतलब ये होता है। और एक्रोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, ऊपर से थोड़ा सा हट के। ठीक है, यहाँ पे कुछ हमें देखने को मिलेगा। अब बात आती है हमारे सामने कि इनकी शेप की बात आती है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको ट्रिक बता देता हूँ छोटी सी मस्त, और यहाँ पे लिख लेते हैं अपन बिजली। ठीक है, मस्त बिजली आपको ट्रिक याद रखनी है, इससे आपके जो शेप वाले क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल करेक्ट रह जाएंगे। देखिए मेटा सेंट्रिक की जब भी आपसे शेप पूछे तो आपको लगानी है बी शेप, एक्रोसेंट्रिक की आपसे पूछे तो उसको बतानी है आपको जे शेप, सब मेटासेंट्रिक की पूछे तो उसकी होती है एल शेप, और टीलोसेंट्रिक की पूछे तो उसकी शेप कैसी होती है, आई शेप होती है। ठीक है, अगला ही क्वेश्चन देख लीजिए, यदि गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर हों तथा वी आकृति का हो तो यह कैसा होगा। अब हमने बी शेप हमें बताना है, एम आ रहा है यानी कि मेटासेंट्रिक होगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए गुणसूत्र में क्रोमोनोमा पर उपस्थित कण संरचना क्या कहलाती है, यानी गुणसूत्र के अंदर क्रोमोनोमा पाई जाती है, उसके ऊपर कुछ पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं, क्रोमोमियर्स कहते हैं, या फिर क्रोमेनिमेटा कहते हैं। राइट ऑप्शन की बात कर लें तो क्रोमोमियर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बात करते हैं, देखिए सेंट्रोमियर में उपस्थित कण क्या कहलाते हैं। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो सेंट्रोमियर में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, माइक्रोसोम कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं, काइनोसोम्स कहते हैं या फिर प्लाज्मोसोम्स कहते हैं। इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो काइनोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए एक्रोसेंट्रिक प्रकार के गुणसूत्र की आकृति कैसी होती है। तो अभी मैंने आपको बताई थी MAST और BJLI, ठीक है, ये हम होता तो एक्रोसेंट्रिक यानी कि ए आ रहा है, ए यानी कि दूसरे नंबर पर आता है, तो जे शेप इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको देख के आगे कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु तंतु गुणसूत्र के जिस बिंदु पर जुड़ते हैं वो क्या कहलाता है। यानी कि जब सेल डिवीजन होता है तो आपको पता है कि जो सेंट्रियल होता है वहाँ से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स के एक बीच वाले पॉइंट पर जुड़ते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ये हमसे पूछ रहा था। उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, सेंट्रोसोम कहा जाता है, ठीक है। गुणसूत्र पर उपस्थित घुंडी समान संरचना क्या कहलाती है। यानी कि एक नोव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम्स पर, उसे अपन क्या कहते हैं, बार बॉडी कहते हैं, वेसल बॉडी कहते हैं, माइक्रो बॉडी कहते हैं या फिर सैटेलाइट बॉडी कहते हैं। तो सैटेलाइट बॉडी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, गुणसूत्र के अधिकुंडलीय वलन निम्न में से किसके द्वारा स्थिर बने रहते हैं। यानी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर कुछ सुपर कॉइल्ड लूप्स देखने को मिलते हैं, उनकी स्टेबिलिटी होती है किस प्रकार से, यानी कि वो अपनी पोजीशन में स्टेबल बने रहते हैं। तो प्रोटीन और RNA कोड की वजह से, प्रोटीन और DNA कोड की वजह से, केवल प्रोटीन की वजह से या फिर केवल RNA की वजह से। राइट ऑप्शन की बात करें तो जो प्रोटीन और DNA कोड होता है उसकी वजह से ये क्या होते हैं, स्थिर बने रहते हैं या फिर स्टेबल बने हुए रहते हैं। देखिए अगला, गुणसूत्र के क्षारीय फंक्शन से गहरे अवरंजित भाग कौन से हैं। यानी कि जो डार्क स्टेनिंग पार्ट है क्रोमोसोम्स का, जो कि एल्कलाइन फ्यूज चेन से किए जाते हैं, कौन सा होता है, यूक्रोमेटिन होता है, जीन्स होते हैं, सेंट्रोमियर होते हैं या फिर हाइड्रोक्रोमेटिन होता है। राइट ऑप्शन की बात करें तो सेंट्रोमियर वाला जो पोर्शन है वो क्या होता है, डार्क स्टेनिंग पार्ट होता है। आगे बात करते हैं, देखिए डुपरा के एक रज्जु के नियम, यानी कि डुपरा नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नियम दिया था, कौन सा, वन स्ट्रैंड लॉ, जिसे क्या कहते हैं, एक रज्जु का नियम। उसके अनुसार गुणसूत्र के प्रत्येक क्रोमेटेड DNA में अणुओं की संख्या कितनी होती है। तो उन्होंने बताया था, गुणसूत्र की स्ट्रक्चर बताई थी, एक रज्जु का नियम दिया था, उन्होंने ये पूछा उसके अनुसार ये बताना है कि गुणसूत्र के प्रत्येक क्रोमेटेड में DNA कितने पाए जाते हैं। इसके राइट ऑप्शन की बात कर लें तो कितने DNA पाए जाते हैं, एक DNA पाया जाता है, ठीक है। ड्रोसोफिला में पोलिटीन गुणसूत्र कायिक गुणसूत्रों की अपेक्षा कितने गुना बड़े होते हैं, ये हमसे ये पूछ रहा है। तो 500 गुना लगभग वो बड़े होते हैं। गुणसूत्रों के खोजकर्ता कौन है, यानी क्रोमोसोम बाय डिस्कवर्ड बाय, किसने खोज की थी, स्ट्रासबर्गर ने, वॉन बेंड ने, हाफमस्टर ने या फिर लीवरहॉक ने। तो स्ट्रासबर्गर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, इनको खोजा था। आगे बात करें, क्रोमोसोम नाम के प्रतिपादक कौन थे, यानी कि जो क्रोमोसोम नाम किसने दिया था, स्ट्रासबर्गर ने दिया था, हाफमस्टर ने, बेंडा ने या फिर वॉल्डेयर ने। तो वॉल्डेयर नाम के साइंटिस्ट ने इनको क्रोमोसोम्स नाम दिया था। आगे बात करते हैं, गुणसूत्रों को अभिरंजित करने हेतु प्रयोग किया जाता है, स्टेनिंग, क्रोमोसोम सस्टेनिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है। देखिए ईओसिन से अभिरंजित करते हैं, वोरेक्स कार्मिन से करते हैं, एसिटो कार्मिन से करते हैं या फिर सेफ्रिनिन से करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालवियानी लूप्स कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमिनियम मेटागेट कुंडलिन पर पाए जाते हैं, वोरेक्स कार्मिन पर पाए जाते हैं, गोल्जी की पटरिका पर या फिर सेफ्रिनिन पर। तो बालवियानी जो लूप्स होते हैं वो क्रोमिनियम मेटा जहाँ पे कुंडलित होता है, जहाँ पे लूप्स बनते हैं वहाँ पे ये हमें देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए न्यूक्लियोसोम कोर इज फॉर्म बाय 2 मॉलिक्यूल ईच ऑफ, यानी कि जो न्यूक्लियोसोम का कोर होता है वो किससे, 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, H2A H2B से, H3H4 से, H2H3H4 प्रोटीन से या फिर ए और बी दोनों से। इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो ए और बी दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसके कोर के अंदर H2A H2B H3H4 चारों प्रकार की प्रोटीन्स मिलते हैं, इनके दो मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए न्यूक्लियोसोम स्ट्रैंड में कुंडलन हेतु उत्तरदायी है, यानी कि न्यूक्लियोसोम का जो स्ट्रैंड होता है वो कोइलिंग होता है, किसकी वजह से होता है, H1 की वजह से, H3 की वजह से, H2 या फिर H1। तो आपको पता है H1 प्रोटीन है जो कि इसके चारों तरफ कोडलन बनाती है, और कोर के अंदर क्या पाए जाते हैं, H2A H2B H3 H4 सारे के सारे हिस्टोन प्रोटीन से वो प्रेजेंट होते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए केंद्रिक संगठन क्षेत्र उपस्थित होता है, जो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन रीजन है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NOR कहते हैं, कि कहाँ देखने को मिलता है, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन पर देखने को मिलेगा, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन पर देखने को मिलेगा, टीलोमियर पर या फिर सेंट्रोमियर के निकट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर भी आ सकता है। यदि हम इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो जो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन होता है वहाँ पे हमें NOR रीजन देखने को मिलता है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड, अपने जो टॉपिक है अगला वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे होने वाला है। तो न्यूक्लिक एसिड के क्वेश्चंस की हम यहाँ पे आप बात कर लेते हैं। इस बार मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आपने पिछली वीडियो का कमेंट कर रहे थे कि बहुत कम क्वेश्चन करा रहे हैं और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, तो मैं 3 टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा और एक वीडियो आपको रात को ही मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे, कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाएंगे या फिर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाएंगे। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के अंदर भी पाए जाते हैं और एज वेल एज साइटोप्लाज्म के अंदर भी पाए जाते हैं। अभी और न्यूक्लिक एसिड आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है RNA और एक होता है कौन सा, DNA, ठीक है। चलिए,
डीऑक्सी राइबोस शर्करा की प्रकृति कैसी होती है? नेचर ऑफ डीऑक्सी राइबोस शुगर तो हमें पता है कैसी होती है, पेंटोस शुगर होती है दोनों ही, चाहे वो डीऑक्सी राइबोस शुगर हो या फिर राइबोस शुगर हो। आगे बात करते हैं पिरिडीन्स। पिरिमिडीन्स यौगिक में कितने वलय बनते हैं कि हाउ मेनी रिंग्स आर फॉर्म इन पिरिमिडीन्स कंपोनेंट्स, यानी कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनके दो मेजर ग्रुप्स होते हैं, एक होता है पिरिमिडीन्स और एक होता है प्यूरिन्स। तो पिरिमिडीन्स के अंदर जो रिंग्स पाई जाती हैं वो एक रिंग होती है और प्यूरिन्स के अंदर जो रिंग पाई जाती है वो दो रिंग होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। डीएनए के सूत्र, दोनों नाइट्रोजन क्षार युग्मक की मध्य दूरी कितनी होती है? ठीक है, जो डीएनए के डबल स्टैंडर्ड होता है हमें पता है, उसके बीच जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं उनके मध्य, ये हमसे पूछ रहा है उनके मध्य जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है पेयर के मध्य, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं जेड डीएनए में हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? जेड डीएनए जिसे अपन लेफ्ट हैंडेड डीएनए भी कहते हैं, उसकी पूछ रहा है उसकी हेलिक्स की लेंथ कितनी होती है, तो राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो 45 एंगस्ट्रॉम उसकी लेंथ बताई जाती है। डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए अकर इन विच फेज ऑफ माइटोटिक ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है तो कोशिका के समसूत्र विभाजन की कौन सी प्रवस्था में ऐसा होता है? इंटरफेज के दौरान होता है, प्रोफेज के दौरान होता है, मेटाफेज के दौरान होता है या फिर एनाफेज के दौरान होता है? तो देखिए जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो कौन सी फेज के अंदर होता है? एस फेज के अंदर होता है। और एस फेज कहाँ पाई जाती है? इंटरफेज के अंदर एस फेज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और एस फेज का पूरा नाम क्या होता है? सिंथेसिस फेज होता है, जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं एडेनिन डीएनए में किस नाइट्रोजनी क्षार के दोहरे बंध द्वारा जुड़ा होता है, यानी कि जो डीएनए के अंदर एडेनिन है वो किस नाइट्रोजन बेस के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है? तो एडेनिन मैं आपको बता देता हूँ, एडेनिन जो जुड़ेगा हमेशा वो किसके साथ जुड़ेगा? थाइमिन के साथ जुड़ेगा और डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। और जो ग्वानिन होता है वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा और किसके साथ जुड़ेगा? साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। ये बॉन्डिंग की प्रोसेस होती है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और बीच में ये जो बॉन्ड पाए जाते हैं ये कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है एडेनिन है वो किसके साथ जुड़ेगा, तो थाइमिन इसका बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएनए के प्रतिकृतिकरण की मान्य विधि कौन सी है, यानी कि द एक्सेप्ट मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज कौन सी होती है? कंजर्वेटिव होती है, डिस्प्रेसिव होती है या सेमी कंजर्वेटिव होती है? तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सेमी कंजर्वेटर टाइप ऑफ रेप्लिकेशन के खोजकर्ता कौन से थे? वॉटसन एवं क्रिक थे, काल्वर और गेफ्टर थे, मेल्सन और स्टेल थे या फिर एल्बर्ट्स एल साथी थे? इसके राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें तो मेल्सन और स्टॉल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया था कि जो सेमी कंजर्वेटर टाइप का रेप्लिकेशन हमें डीएनए के अंदर देखने को मिलता है। अभी हमसे पूछ रहा है कि जब रेप्लिकेशन होता है तो न्यूक्लियोटाइड इकाई निम्न में से किस दिशा में बढ़ती है? तो 5' से 3' की तरफ हमेशा ये प्रोसेस होती है। आगे बात करते हैं, देखिए निम्नलिखित को सरलता से जटिलतम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि हमें सीक्वेंस से जमाना है इसको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। न्यूक्लियोसाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, नाइट्रोजनस बेस है और न्यूक्लियोटाइड है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है हमारे सामने, सबसे सिंपलेस्ट होते हैं नाइट्रोजनस बेस। दो नाइट्रोजनस बेस मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। और जब दोनों नाइट्रोजनस बेस के साथ क्या बन जाता है? फॉस्फेट, सॉरी, नाइट्रोजनस बेस के साथ क्या आ जाती है? शुगर आ जाती है, तो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। और जब नाइट्रोजनस बेस और शुगर और फॉस्फेट समूह आ जाता है तो क्या बन जाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं। तो पहले नंबर पर क्या आएगा? नाइट्रोजनस बेस आएगा, दूसरे नंबर पर क्या आएगा? न्यूक्लियोसाइड आएगा, तीसरे नंबर पर क्या आएगा? न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा। और एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बना देते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना देते हैं। इस सीक्वेंस में ये चीज़ समझते थे कि पहले नंबर पर वी आ गया, दूसरे पे ए आ गया, तीसरे पे डी आ गया, चौथे पे सी आ गया। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए कौन से प्रयोगों से प्रमाणित होता है कि डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है? बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन से, बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, ट्रांसडक्शन से या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों की तीनों जो एक्सपेरिमेंट है इनसे ये प्रूव होता है कि डीएनए क्या है? एक हेरिडेटरी मटेरियल है। आगे बात करते हैं, देखिए आरएनए एक आनुवंशिक पदार्थ प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन से थे? यानी कि आरएनए भी एक हेरिडेटरी मटेरियल होता है, इसको प्रपोज किया था कौन से साइंटिस्ट ने? डीरलबर्ग व हॉले ने, लेडरबर्ग ने, फ्रेंकल और कार्नोट ने या फिर ड्रिफ्स ने? तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज टेम्पलेट, यानी कि डीएनए टेम्पलेट के रूप में कौन सा कार्य करता है? प्रोटीन नहीं, आंसर होगा आरएनए और आरएनए। ये यहाँ पे एमआरएनए और आरआरएनए था, तो बी और सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यदि N14 माध्यम में 50 भारी डीएनए यानी कि N15 को 2 बार प्रतिलिपित कराया जाए तो प्राप्त होने वाले डीएनए कितने होंगे? 100 भारी होंगे, 100 हल्के होंगे, 100 अर्ध भारी व अर्ध हल्के तथा 100 हल्के होंगे, 200 अर्ध भारी होंगे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो किताब में आंसर बताया गया है वो डी आंसर बताया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक कोशिका जब विभाजित होती है तो इसके ठीक पहले डीएनए की मात्रा कितनी होती है? दुगनी हो जाती है, आधी रह जाती है, घटती है या फिर पूर्वानुसार रहती है? तो पूर्वानुसार रहती है। डीएनए के कभी भी मात्रा में कभी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ई कोलाई में डीएनए प्रतिलिपिकरण की दर कितनी होती है? यानी कि ई कोलाई के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन की रेट क्या रहती है? 13 से 14 न्यूक्लियोट नाइट्रोजनस बेस पर सेकंड, 134 से 140 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, या फिर 30 से 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, या फिर 300 से 400 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन इसका रहेगा 30 से 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड। आगे बात करते हैं, जो बायोलॉजिकल डीएनए होता है, बी डीएनए जो हमारे अंदर पाया जाता है, उसके एक कुंडलन में क्षारों की युग्मों की संख्या पूछी है, यानी कि कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर हमें देखने को मिलते हैं एक बी डीएनए के एक हेलिक्स में? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो 10 रहेगा। वहीं यदि हम जेड डीएनए की बात करें तो जेड डीएनए के अंदर कितने पाए जाएंगे? 12
नाइट्रोजनियस बेस पेयर पाए जाते हैं, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा साथ के साथ। ये जेड डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए में किसका अंतर होता है? क्षार और शुगर का, शुगर और फॉस्फेट का, फॉस्फेट व क्षार का, या फिर सभी का। तो देखिए डीएनए के अंदर जो सबसे पहले शुगर पाई जाती है वो डीऑक्सी राइबो शुगर पाई जाती है, और आरएनए के अंदर जो शुगर पाई जाती है वो राइबो शुगर पाई जाती है, यानी कि शर्करा तो यहाँ पे दोनों के अंदर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आता है क्षार की बात करते हैं, तो जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उन बेस के अंदर भी पाया जाता है, क्योंकि जो आरएनए होता है उसके अंदर थाइमिन नहीं पाया जाता। थाइमिन के स्थान पर कौन सा पाया जाता है? यूरेसिल, सॉरी क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आरएनए नाइट्रोजनस क्षार होते हैं, इसने यही हमसे पूछ लिया, तो सबसे पहले आपको डीएनए पता होना चाहिए। एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है। वहीं यदि हम आरएनए की बात कर लें तो आरएनए में देखो एडेनिन होगा, थाइमिन की जगह क्या हो जाएगा? यूरेसिल हो जाएगा, ग्वानिन और साइटोसिन एज इट इज रहेंगे। तो बी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कौन से प्रयोग द्वारा ज्ञात किया गया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है? हर्षचर्य प्रयोग द्वारा, जीवाणु पुनर्जीवन, या फिर जीवाणु रूपांतरण द्वारा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आज हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिया। एक वीडियो आपको शाम को भी मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप सपोर्ट बना रखें, दोस्तों के वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। कोई और डाउट है आपका तो कमेंट बॉक्स में पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, जहाँ से मैं आपको आंसर भी करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय